वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। अच्छा राजा साहब, ये बताइए कि आई विल गेट राइट डाउन टू इट। जिस तरह आजकल असेंबली फंक्शन कर रही है एज अ स्पीकर, एज अ पार्टी दैट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, आप कितने सेटिस्फाइड हैं विद द वर्किंग ऑफ द असेंबली के मुल्क की जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो बाहर है, अपनी मर्जी से बाहर हैं या उनको किसी डिज़ाइन से बाहर रखा हुआ है, जो भी है, जिस तरह फंक्शन कर रही है। बजट की जो है वो स्पीच होती है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 20-25 लोग हैं। इस तरह फंक्शन करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहबा। आपका सवाल जो है उसका जवाब में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो आपको कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए जो है ना वो कोरम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और कोरम है 86 लोगों का। 86 लोग हों अगर तो असेंबली का इजलास चलता रहता है। और दुनिया भर में ऐसे होता है कि अगर आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जाएं तो बहुत कम लोग बैठे होते हैं उसमें, तो वहाँ तो कोरम ही नहीं है। वहाँ अगर 2 मेंबर बैठे हैं तो फिर भी वो जो है असेंबली ऑन होती है वहाँ पर। हमारे यहाँ ये एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो है ना मिनिमम 86 मेंबर्स हों तो आपको हमारा कोरम होता है। तो उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है हमारी असेंबली और एक जमहूरी अंदाज से चल रही है और बड़े सुकून के साथ चल रही है। जहाँ तक उस अपोजिशन, जो बड़ी अपोजिशन पार्टी की आपने बात की है, उनको असेंबली में होना चाहिए था। वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, अपने फ़ैसले से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने एक गलती ज़रूर की और माजी में भी गलती थी, एक्सपेरिमेंट थी, क्या था जो भी था वो उल्टा पड़ गया उनको। लेकिन अब वो वापस आना भी चाहते हैं तो हाई कोर्ट से कई लोग बहाल भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आ पा रहे। जी, उसकी बुनियादी वजह ये होती है ना जी कि ये होता है कि मैंने तो बड़ा कोशिश की आपके सामने, उनको बुलवाया, उनको ख़त लिखा और उसके जवाब में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी लीडरशिप ने कहा कि कोई शख्स भी स्पीकर को मिलने नहीं जाएगा। तो मैं समझता था कि उन्होंने न सिर्फ नफ़ी करनी शुरू कर दी सारे निज़ाम की या सारे एक प्रोसीजर की, एक तरीक़ाकार की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली को भी और स्पीकर की जो एक ये उसको भी मैं समझता हूँ कि बिलिटल करने की कोशिश की, जो अफसोसनाक है। चले अब वक्त गुजर गया है, अब तो अगली इलेक्शन की बात करें, ये आ चुकी है सर पे और असेंबली जो है उसने अपना टेन्योर पूरा किया और यही खुशाइंद बात है डॉक्टर मारिया। अच्छा ये बताइए कि अब ज़रा आ जाए जो ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। अगेन ऑर्डिनेंस एक लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री उसको मायूब समझा भी जाता है और मतलब डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को अगर देखा जाए तो बहुत ही लास्ट रिजॉर्ट जो है वो समझा जाता है। रात की तारीकी में सेनेट चेयरमैन से साइन करवाना, क्योंकि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट भी मुल्क से बाहर हैं, इतनी क्या जल्दी थी नैब ऑर्डिनेंस की कि रात की तारीकी में आपको साइन कराना पड़ा? मेरा ख्याल है कि ये तो इसका जवाब तो सही तौर पर तो हुकूमत ही दे सकती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएट होता है। मैं तो स्पीकर हूँ। तो दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस जो है जी, इसका एक आइन में जैसे आपने खुद कहा कि इसकी गुंजाइश है जी। और बहरहाल अब आपने देखा होगा कि मैं तो कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा कि जो भी कहीं को करता है। अब पिछली हुकूमत ने इतने ऑर्डिनेंस जारी किए, मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल गलत था। हाँ, बिल्कुल गलत था। तो उस वक़्त भी हम एहतजाज करते थे। इन्होंने तो मेरे ख्याल एक ही किया है और वो एक्सेप्ट इसलिए हो गया कि वो तमाम जमात, वो एक इम्प्रूवमेंट थी ऑन जो पहले कुछ जी नायब ऑर्डिनेंस में। तो मैं समझता हूँ मतलब आप ये देखें कि आप लोग इसको, आप भी PMLN भी, आप ये कहते रहे कि हमसे गलती हुई, ये काला कानून है, हमें अपने टाइम पे, बल्कि आप लोग कहते रहे PMLN ने नहीं ख़त्म किया 2013 वाली जो पार्लियामेंट थी उसमें। उसके बाद आपने बड़ा आते ही तनकीद भी बहुत हुई। 2022 में आपने आके इसमें तरमीम की, 90 डेज़ से आपने 14 डेज़ का रिमांड किया, ओनस ऑफ प्रूफ जो है वो चेंज हुआ। अब वो सारी चीज़ें वापस जो है वो होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इससे लगता है कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ सीखा नहीं है। मेरा ख्याल है वो चीज़ें वापस नहीं जा रही हैं, बल्कि कुछ मामला तो बेहतर हुए हैं। लेकिन आपकी एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऑर्डिनेंसेस जो हैं
उसको अच्छा नज़र से नहीं देखा जाता, और जब पार्लियामान मौजूद है, जब असेंबली मौजूद है, तो सारे कानून जो है असेंबली में असेंबली का डिबेट होना सेशन चाहिए। प्रोरोग करके वो 17 जुलाई तक चलना था, प्रोरोग करके, बिकॉज उस टाइम में ऑर्डिनेंस आ नहीं सकता, तो दैट मीन्स कि कोई बहुत ज़्यादा या तो उजलत आपने थी। पढ़ा है वो ऑर्डिनेंस क्या है जी, क्या है उसमें? उसमें बेसिकली जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक तो ये ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज पे फिर आ गया है, वादा माफ गवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया है वापस, उसके बाद जो रिमांड है वो आ गया है, साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर कोई शरीक नहीं हो रहा है इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो नैब चेयरमैन रिजर्व्स द राइट कि उनको अरेस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये सीधा सीधा जो है वो चीज़ें, बट हैविंग सेड दैट अभी आपने बड़ा इसको टाइम लगा के जब आप लोग आए पीडीएम आए तो आपने इसको जो है वो चेंज किया था, तो इससे तासुर ये मिलता है कि ये फिर से हम वापसी की तरफ जा रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, एक फ़र्द वाहिद के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसी तो फ़र्द वाहिद की जो अगर एक पर्सन स्पेसिफिक किसी किस्म का भी लॉ नहीं बनना चाहिए, ये लेकिन बना ना नहीं है ही सर। उसको, ये तो एक ऑर्डिनेंस है जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपने बात की है कि बेहतरीन फोरम तो है वो पार्लियामान ही होता है, वो तो असेंबली होता है जिसमें आप डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके नोक पलक दुरुस्त करते हैं। तो अभी जब ये ऑर्डिनेंस आएगा असेंबली में तो इसको देखेंगे। लेकिन सर इससे ना ऑल द मोर रीज़न ये तासुर इसलिए भी जन्म ले रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है कि आप लोगों के पास आप सिंपल मेजॉरिटी से अगर आप वाकई लॉ चेंज करना चाहते तो वो आप चेंज कर देते, क्योंकि ये 120 दिन का इतलाक इसका होगा, तो वो लगता है कि वो पर्सन स्पेसिफिक है कि आप भी जानते हैं कि माजी की गलती जो है वो रिपीट हो सकती है या इससे कोई और फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए ऑर्डिनेंस की शक्ल में है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, जिस वक्त आप अपोजिशन में होते हैं तो उस वक्त तो आपकी और बातें होती हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ और हो जाती हैं। कानून तो वो होते हैं कि जो हमेशा और आने वाले वक्तों के लिए होते हैं, उनको तो बहुत सोच समझ के उस पर डिबेट करके उस पर बड़ा बारीकी के साथ उसका जायज़ा लेने के बाद ये बातें होती हैं। और मारिया, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में ये जो कल्चर है इसको हमने ठीक करना है। जब तक हम इसको ठीक नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन हम ठीक वही नहीं कर रहे गुथम, देखो ना अब कितनी बड़ी बातें थी। मैं तो फिर कहता हूँ चलो ये तो एक ऑर्डिनेंस की बात है, ये हो जाएगा इसका कुछ ना कुछ, लेकिन बात ये है कि अब इमरान खान साहब ने, उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया, 4 साल थे उनके पास। आप खुद देखें कि वो 4 साल माँ सिर्फ एक लड़ाई झगड़े दुश्मनाम और एक पूरे फिजा को पूरा गंदा करना, माहौल को ख़राब करना, तैश दिलानी, गुस्सा। उसका तो मेरा ख्याल है जो तयन होगा वो इलेक्शन सबसे बेस्ट फॉरम है, वहीं पे जो है वो हो जाएगा। नहीं, बल्कि तयन हो चुका है जी, तयन तो हो चुका है कि आप अपने मुल्क को एक ऐसी तरफ लेके जा रहे थे जहाँ पर मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोग जो है वो बिफरे हुए हैं, लोग जो है वो आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना रहे हैं, लोग जीएच के ऊपर हमले कर रहे हैं, लोग आपके शोधा के मुजस्मे गिरा रहे हैं, लोग आग लगा रहे हैं। इससे आगे क्या होता बारिया, ये इससे आगे ये होता अगर उस दिन, मैं समझता हूँ कि पाक फौज जो है या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस सब्र और तहम्मुल से काम ना लेते, अगर फायर खुल जाता, अगर 150 बंदे मारे जाते तो आपके सारा सिस्टम तहस नहस हो जाता। लेकिन यहाँ आग लग जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमिंग बैक, आप बहुत बारीकी में चीज़ों को देखते हैं, आप स्पीकर भी हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उससे पहले ऑब्वियसली मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी। आपको क्या ये बात अजीब लगी कि उजलत में जो है ये रात को 12 बजे के बाद जो है वो संजरानी साहब से जो है वो साइन करवाना, सेनेट चेयरमैन से, एक्टिंग प्रेसिडेंट, बिल्कुल, और वो उन्होंने किए होंगे तो यकीनी तौर पर जब उनके सामने फाइल की होगी तो उन्होंने पढ़कर उसको ऊपर फैसला किया है। इज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, वो 2 पोजीशंस में काम कर रहे थे। एज अ डेमोक्रेट जी, एज अ डेमोक्रेट आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इसको समझा जाता है। क्या आपको अजीब चीज़ लगती है? देखिए, हम देखें ना ओवरऑल की अगर आप बात करने हैं तो हम ऑर्डिनेंसेस के तो खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि, लेकिन ऑर्डिनेंस बहालत मजबूरी कई दफ़ा एक हुकूमत की मजबूरी बन जाती है या उस वक्त की जो उस वक्त आपने हुकूमत से क्या मजबूरी है इसमें? अब पता करना चाहिए हुकूमत से, मैं भी पूछूंगा उनसे, आप भी पता कीजिए। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये ऑर्डिनेंसेस जो है ना, ये कोई इस हुकूमत ने 1 साल में तो कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आए, सिवाय एक के, और वो भी मैं समझता हूँ कि शायद ना आता। अगर वो असेंबली सेशन होता तो असेंबली में आ जाता। असेंबली सेशन तो था ना, उसको प्रोरोग किया गया।
नहीं उसको प्रो किया 17 जुलाई तक वो चलना था क्योंकि ऑर्डिनेंस उसमें आ नहीं सकता था, इसलिए कि हमने बजट सेशन ख़त्म किया था। वी वर नॉट इन ए पोजीशन कि हम फौरी तौर पर कॉल करें। हमारे मेंबरान जो थे बाहर जा चुके थे, हमारे मेंबरान जो थे वो हज के लिए जा सके थे, 100 के करीब मेंबरान तो थे। 17 तक जो है वो चलना था ना, तो अगर इसीलिए अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कोई जरूर टाइम की कोई कंस्ट्रेंट्स होगा ना, कोई उज्जलत वजह होगी या ये होगा कि खान साहब शरीक नहीं हो रहे थे उसमें इन्वेस्टिगेशन में, तो ये था गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनको इस वक्त ये ऑर्डिनेंस लाके जो है वो बंद किया जा सकता है। क्यों नहीं हो रहे वो इन्वेस्टिगेशन? गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है। तो वो मैं कहता हूँ, तो अगर वो नहीं होगा, एक शख्स जो है अगर उसके ऊपर एलिगेशंस हैं और वो नहीं होता, तो फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना जी। अगर मैं और होता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में, प्राइम मिनिस्टर्स होते रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब होते रहे हैं, हमारे और मेंबरान होते रहे हैं, तो वाई ही इज ए स्पेशल पर्सन फॉर दैट? वो स्पेशल तो वो तो मेरा ख्याल है एक पूरी एक तवील फहरिस्त है कि किस तरह जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है इसीलिए मैं कहता हूँ ना, फिर ऐसे स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल जो है वो लॉज होने चाहिए, वो एक्शन जो 120 दिन के बाद लास्ट कर दे जिसमें हम ना करे जाए, स्पेशल एक्शन भी होने चाहिए। वैसे जो है वो ये कोई आम शहरी के लिए तो नहीं है इसमें कोई भी, मेरा ख्याल है। अब अभी आपने खुद फरमाया कि एक शख्स जो है उसको इन्वेस्टिगेटर बुलाता है, उसको नैब बुलाती है, तो ही रिफ्यूजेस टू कम, तो फिर उसको तो आपने इख्तियार देना है ना कि उसको लेकर आए। चले रिमांड का भी जो है वो चेंज हो गया, ओनस ऑफ प्रूफ भी जो है वो चला गया, तोहफे तोहाइफ का भी एक आ ये गया। रवैये है ना जी, अगर ये ना करते, ये जाते, अब क्या करे, स्टेट क्या करे, गवर्नमेंट क्या करे, मुझे ये बताए ना। गवर्नमेंट लगता है कि इस वक्त जो है वो फ्रस्ट्रेशन मोड में भी जो है वो जाती नज़र आ रही है, कि लगता है कि जहाँ कोई हम कहीं कुछ करने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाता है। ये परसेप्शन ये बन रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये भी, देखें ये तो अब बहुत सारी बातें हैं, मेरे ख्याल है मेरा मनसब नहीं है कि मैं इन बातों को करूं या इस पर कोई कमेंट्स करूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तमाम इदारों को कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहकर जो है वो अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने मामलात को करना चाहिए। तो फिर तो मैं समझता हूँ अब क्या कर रहे हैं हम, कोई ज़ातियात की लड़ाई है? हमने तो अपने मुल्क के लिए काम करना है, जो भी अदारा है वो इस मुल्क का अदारा है, तो हमें तो ओवरऑल सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। अगर हम अपोजिशन में भी हैं तो हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अगर हम साबका हैं तो फिर भी हमको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। इसी पाकिस्तान ने बनाया था। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कर रही थी और यही बात होती है, अपोजिशन में रूल्स और जो हैं वो अप्लाई करते हैं, अपील रूल्स और अपील करते हैं, हुकूमत में जब आ जाते हैं तो वो जो विक्टिमाइजेशन है, और ये हम कई सालों से जो है वो देखते आ रहे हैं। अब आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान साहब इमरान खान साहब के अभी भी साथी हैं, बहुत बड़े नाक़िद हैं नवाज़ शरीफ के, उन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ की सज़ा थी ये तो पहले से डिसाइडेड था कि क्या करना है, और बस वो कोर्ट के ज़रिए जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन हुई। उस वक्त आपकी पार्टी ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिठाइयाँ बांटी थी जब नवाज शरीफ साहब आए हुए थे। नहीं सर, नहीं बिल्कुल मिठाइयाँ नहीं बांटी थी। मैं आपको बताऊं, हमारा तो COD हुआ है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हमें इसका बुरा लगा था। और मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि बड़े वाशगाफ अल्फाज में हमने ये कहा था कि भाई आपने वावेला तो किया हुआ है कि जनाब पनामा लीक का, तो आप सज़ा कहाँ दे रहे हैं कि आपने अपने बेटे से जो है वो तनख्वाह नहीं ली? सर मैं ना आपको उसकी क्लिपिंग्स भी भेज दूंगी, ठीक है? उस पे निदामत का भी इजहार जो है ना वो आपके कुछ लोग करते हैं कि मिठाइयाँ बटी। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, शहरों तक गांव तक फैली हुई। गांव में कई दफ़ा पोलराइजेशन और किस्म की होती है, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी वर्कर्स की बात है ना, लेकिन हमारी लीडरशिप ने या सेकंड टियर ने कोई बात की है? क्या हमारे चेयरमैन ने कोई बात की है? क्या हमारे को चेयरमैन ने कोई बात? चेयरमैन को चेयरमैन जो है वो तो खैर अभी भी, इवन जब ये PDM नहीं, चेयरमैन को चेयरमैन की बात कर रही हूँ। आपको याद है अभी भी जब ये 2020-21 के बाद PDM के साथ मामला जो हैं वो नहीं तय हो रहे थे और आपने शमूलियत का इख्तियार नहीं किया, तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जो हैं ये खतरा हैं, पाकिस्तान के लिए खतरा है। आसिफ अली जरदारी साहब, उस वक्त भी आपकी ये एक पॉलिटिक्स चलती है सर, पता नहीं किस कंटेक्स्ट में हुई थी, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अभी हमें मारिया देखें, मैं एज ए स्पीकर आपको बात करूँ, हमें जो है ना इस सारी फिजा को ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मीडिया ने भी इसमें अपना किरदार अदा करना है, पॉलिटिशियंस ने भी करना है, सिविल सोसाइटी ने भी करना है, इदारों ने भी करना है, पूरी स्टेट ने भी करना है। मीडिया का तो यही काम है सर, अगर इजाज़त दें
कि हम याद कराते रहें कि ये ना हो कि हम पुरानी राह पे दोबारा गामजन हैं। मेरा अगर सवाल, मीडिया में बड़ी पोलराइजेशन मीडिया आपस में की बात है। पोलराइजेशन है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आज हामिद खान साहब ये कह रहे हैं कि प्री डिसाइडेड था, असद उमर साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, और अगेन मैं वही बात करूँगी, आप लोगों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो उस वक्त जो है वो एक मतलब खुशियाँ जो है वो मनाई गई थी कि ये हो गया है। हैविंग सेड दैट, आज आप नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए आप उनके साथ भी खड़े हुए हैं, आप कानून साजी भी कर रहे हैं, तो कल ये ना हो कि ये हिस्ट्री रिपीट इमरान खान के लिए हो रही हो जो आज ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती है सियासत में जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सियासत होती है उस वक़्त के मामलात को सामने रखते हुए उस वक़्त उस टाइम की जो मामलात सामने होते हैं ना जी, वो उसकी बारीकियां सामने रखे थे, उसके निज़ाम को सामने रख कर आप कोई बात करते हैं, और वो ये नहीं होता है कि आइंदा भी यही चलेगा, या अगर बात पहले हो गया है तो बाद में भी यही होगा। सियासत में तो आज का दोस्त जो है वो कल का दुश्मन बन जाता है, आज का दुश्मन कल का दोस्त बन जाता है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर फर्ज करें आप एक बंदा है जो है उसने एक दफ़ा वोट दे दिया एक पार्टी को, तो फिर हमेशा उसको देता रहे, तो फिर तो रिजल्ट ही कुछ नहीं आएगा। सर मसला ये है ना कि हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं, आपसे मुराद के जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो उस वक्त सोचती है कि मैं अपने अपोनेंट को डेसिमेट कर दूं, बिल्कुल इसका मलियामेट कर दूं। आपने बड़े अभी आपने एग्जांपल दिया सीओडी का भी, सीओडी के बाद काला कोट पहन के मियां साहब गए, सीओडी के बाद गवर्नर रूल मियां साहब जरूर गए और गवर्नर रूल भी लगा, मियां साहब जरूर गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे 5 साल दौर में कोई एक भी सियासी कैदी नहीं था। उस आपका नाम ले किसी एक सियासी कैदी का नाम, तो लगा सर, कौन सा गवर्नर राज तो लगा ना? नहीं, गवर्नर राज किसी और वजह से लगा था। मेरा कहने का मतलब ये कि वो करते रहे, गवर्नर राज लगा था कोर्ट के डिसीजन की। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज अगर वो ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए इमरान खान के लिए आ रहा है, जाहिर है वो लॉ नहीं बन रहा, लॉ बन सकता है क्योंकि आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, वो नहीं हो रहा, वो नज़र आ रहा है, वो पर्सन स्पेसिफिक जो है वो जा रहा है। कल तक नवाज शरीफ के साथ ये हो रहा था, आज सब नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं कि उनको वापस जो है वो लाया जाए। ये ना हो कि कल इमरान खान के साथ खड़े हों और कहा जाए ये हमसे गलती हो गई, ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हालात ऐसे होते हैं और वो साबित कर सकते हैं कि आज उसके साथ खड़ा होना ठीक बात है, तो हो जाए। ये सियासत में नथिंग इज परमानेंट। अब देखे ना, लॉ का इतलाक तो सर नहीं, उस तरह होना चाहिए। लॉ का इतलाक और चीज़ है, देखें, लॉ का इतलाक और चीज़। अच्छा, अब ये बताइए कि जो ये कानून साजी हुई है 62(1)(f) वाली जी, 62(1)(f) में जो चेंज आई है कि लॉ इस पे साइलेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे साइलेंट है, तो 5 साल का जो है वो समझा जाए, पर्सन स्पेसिफिक लगती है आपको, या आप समझते हैं कि ये ब्रॉड? ये तो वैसे बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी, आपस की बात है। ये तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करना चाहिए था। मतलब जिस पे लॉ खामोश है तो उस पे आप ये कह सकते हैं कि आप पूरी उम्र के लिए जो है आप कभी ऐसा भी ऐसे हो सकता है। मेरा अपना एक अपोनेंट जो है उनको ताहयात कर दिया गया था, बट ये अभी आपको लेकिन मैं सोचता था कि ये गलत बात हुई है। ठीक है, 5 साल आपने एक बंदे को कहा है कि आपने बाहर रखा है, आप अब सारी उम्र तो नहीं रख सकते किसी को, ना रखना चाहिए। लेकिन ये तो आपके पास जब ये आ गया था 62(1) ये फैसला आ गया था, आप उस वक्त भी लॉ में चेंजेस कर सकते थे। उस वक्त भी आप और PMLN दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, उस वक्त भी हो सकता था। तो उस पे हो गया ना? नहीं, वो अभी की बात नहीं, मैं तो अभी हुआ ना, ये तो अब हुआ। मैं कह रही हूँ कि माजी में, इसीलिए उससे बात कर रही हूँ ना कि जब हम ऑपोजिशन में होते हैं या हमारा अपोनेंट जो है, नहीं, हम किसके साथ मिलके करते हैं? मैं कह रही हूँ कि आप और PMLN मिल के उस वक्त भी तो ये कर सकते थे ना। किस वक्त? जिस वक्त पिछली पार्लियामेंट थी। नहीं, पिछली पार्लियामेंट 2013 वाली में, 2013 से 18 में नवाज शरीफ साहब का तो ये फैसला 2017 में आ गया था ना, तो टाइम तो उस वक्त भी था। तो उस वक्त क्योंकि आपसी जो है वो दूरियां थी या जो भी, उस वक्त ही नहीं हुआ। तो मैं भी कह रही हूँ, इसलिए अभी पर्सन स्पेसिफिक लगता है। हम लोग असूल के ऊपर उस वक्त भी खड़े थे। उस वक्त जब इमरान खान ने आकर धरना दिया था और ये जबरदस्ती पार्लियामेंट पर कब्जा करना चाहते थे, हुकूमत गिराना चाहते थे, सुने ना, मैं उस वक्त आप खड़े थे, तो हम उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए कि कोई गैर जमहूरी अमल का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। सर मैं यही बात कर रही हूँ ना कि उस वक्त जिस वक्त आपके पास 2018 तक हुकूमत थी, तो उस वक्त 17 में कर सकते थे। उस वक्त नहीं समझ आई होगी किसी को। बहुत सारे मामलात होते हैं जो वक्त के साथ आपके सामने आते हैं, उस पर आप फैसला करते हैं। कई बातें आप जिंदगी में करते होते हैं, आपसे अगर पूछे आपने 5 साल पहले क्यों नहीं की, उस वक्त नहीं, मैं वही बात कर रही हूँ, आप वो इंडोर्स कर रहे हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि वही चीज़ है कि क्योंकि माजी में जो है वो आपकी भी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी,
नवाज शरीफ आउट ऑफ पार्लियामेंट आपको भी सूट करते थे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लेकिन मारिया मुझे ये बताएं कि ये एक जो सी तसलसल है ना, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, ये एक सफ़र है. इसमें माजी और हाल को इस तरह नहीं जोड़ा जा सकता. सीख सियासत नहीं रहे ना सर, हमें नहीं नजर आता जोड़ा है कि जा हमारी सकता, कुछ इसलिए सीख नहीं नहीं जोड़ा रहे. जा सकता. देख मैं आपको बात जी बताऊं. बताइए. इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता कि देखें हम लोग तो बहुत बड़ी हमारी 2 पार्टी सिस्टम में दुश्मनी रही है नवाज शरीफ साहब से. बिल्कुल रही है. बहुत ज्यादा जो है वो क्या बहुत flyers बड़ी- पहन के गए बहुत बीबी के ज्यादा बारे में. पोलराइजेशन बिल्कुल, थी. बिल्कुल ठीक ठीक है ना जी. और अगर उसमें इस्लाह आने की कोशिश की, अगर लीडरशिप ने और लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा है और पॉलिटिक्स का नुकसान हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो उन्होंने COD किया. COD के फिर कुछ समरात भी सामने आए. हमारी असेंबली ने मुद्दत पूरी की. उसके बाद मियां दूसरी साहब ने असेंबली पूरी कोशिश की कि वो ना हो. नहीं, मैं आपको जो भी हुआ, लेकिन वो एक COD का देखें, मैं आप वक्ती तौर पर किसी एक बात को लेके ना, तो फिर तो अगर रहे तो फिर तो आप घर ही नहीं चला नहीं, मैं कह रही हूँ सकते, कि फिर तो कोई मियां रिश्ता ही साहब नहीं तो काला चल कोट सकता, पहन के चले गए फिर ना. तो कोई तल्लक ही नहीं चल मियां साहब सकता. काला कोट पहन के चले गए ना, आपके खिलाफ ये बात कर रहे हैं. डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, उससे ज्यादा हम एक दूसरे के खिलाफ सफाई आए हुए, उससे ज्यादा संगीन किस्म की बातें हुई. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक सफर है, ये एक सफर है. इसमें अगर कोई एक बेहतरी आ रही है तो आप उसको पिछले गए हुए जमाने की गलती या तुंदी से उसको मैं नहीं कह रही, मैं कहती हूँ कि आई होप कि कुछ आप लोग जो है वो माजी की जो सीख है वो आगे जाके जो है ना वो यूटिलाइज हो, ताकि यूज ना हो सके हमारे पॉलिटिशियंस. देखिए मैं आपको बताऊं, पॉलिटिशियन बेचारा तो कभी यूज नहीं होता. उसको बड़ी समझ होती है, उसको पता होता है, वो मार खा के आया होता है, वो एक अवामी शख्स होता है. अवाम को जितना हम करीब से समझते हैं, जितना उनका दुख दर्द हम करते हैं, इतना तो कोई और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को नहीं पता होता है. और वो तो देखें एक प्रैक्टिकल मामलात हैं, एक थ्योरेटिकल. हम ग्रास रूट के लोग हैं, हमें एक एक चीज़ का पता होता है. हम एक बंदे का नाम पता होगा, बंदे का नाम पता होता है, और हमें पता होता है कि क्या मुश्किलात हैं, क्या मजबूरियां हैं, किस तरह हमने उनको हेल्प आउट करना है, किस तरह हमने उनका दुख दर्द बांटने हैं, किस तरह हम उनके साथ खड़े होते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम एलीट के हाथों आते हैं तो वो तो कोई और नक्शा पेश कर देते हैं कि नहीं जी आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. तो असल में ये है कि हम लोग हैं जो है ना पंचिंग बैग. हमारी सॉफ्ट बैली है, हमें सारे आके पंच करते हैं. मीडिया वालों के तो प्रोग्राम ही इसके बगैर नहीं चल सकते कि सियासतदानों को पंच मारे. ऑन दैट पंचिंग नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद राजा परवेज अशरफ साहब. राजा साहब ये बताइए कि अभी जो तरमीम आई है इलेक्शन एक्ट में, उसमें ये भी है कि इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव होगा कि वो डेट दे. $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या वो डेट जो जब असेंबलीज की मुद्दत पूरी हो रही है वो तभी देंगे, या वो डेट तब आएगी जब मियाँ साहब पलड़े समझेंगे कि बराबर हो गए हैं और वो पाकिस्तान वापस आएंगे चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर की कोशिश करने के लिए. डॉक्टर मारिया, पूरी दुनिया में इलेक्शन मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन देखते हैं. फेयर इनफ. और उनकी ये डोमेन है. और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कब हों, उसकी तारीख देना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करना, उसको अनाउंस करना जो है ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है. और ये प्रेसिडेंट साहब का जो था, ये मैं समझता हूँ कि ये सारा काम तो इलेक्शन कमीशन ने करके बताना है. डेट भी प्रेसिडेंट साहब को भी उन्होंने बतानी थी कि भाई आप ये अनाउंस करें, या उसमें कोई शायद अगर वो कहते हैं 6 तारीख को तो वो कहें नहीं 8 तारीख को, वो कहें 8 को तो हो नहीं सकता. इसलिए दिस इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. मैं समझता हूँ कि ये तो इम्प्रूवमेंट है, ये अच्छा एक कानून है जो कि उन्होंने प्रोवाइडेड इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार को समझे और उसको एक्सरसाइज भी करे. बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन पर है. और उस इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हर वो अरबा इस्तेमाल करे, हर वो अपनी ताकत इस्तेमाल करे, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, और उसकी जो इलेक्शन जब हो तो कोई उस पर उंगली ना कोई उठा सके. क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होगा या तब होगा कि जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकेंगे, और वो सितंबर के बाद ही नज़र आ रहा है ड्यू टू ऑल द. देखें जी, अगस्त
13 को अगर फ़र्ज़ करो इलेक्शन असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, तो अगर तो 13 तारीख को डिज़ाल्व होती है, जिसको साइन डाई कहते हैं कि अपनी खुद अपनी पूरी कर ले, तो फिर तो 60 डेज़ के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर आपको होगा। फिर आपको जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर में आना है। अगर उससे कुछ दिन पहले आप कर देते हैं डिज़ॉल्व असेंबली, दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि वो कब एडवाइस करते हैं, तो उस सूरत में आपने 90 डेज़ में कराना है। उससे फिर ये है कि ये नवंबर में चले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, या 60 दिन या 90 दिन। तो इलेक्शन तो होना है, उसकी असेंबली ने मुद्दत पूरी कर ली है, इसमें कोई मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का। आपको 60 दिन ज़्यादा लग रहे हैं या 90 दिन ज़्यादा लग रहे हैं? 90 दिन में सितंबर का टाइम भी गुजर जाता है, अहम एक तब्दीली आनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हो जाती है। साथ ही साथ ये कि फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस भी आ सकते हैं, तो वो नवंबर का टाइम लग रहा है आपको या सितंबर लग रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको बताई है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या फैसला करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन हर दो सूरतों में ये इधर अक्टूबर और नवंबर इलेक्शन तो होने, और इलेक्शन होने चाहिए वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको इलेक्शन? बिल्कुल, और होने चाहिए। मतलब मैं एज ए स्पीकर समझता हूँ कौमी असम्बली का कि अपने वक्त पर इलेक्शन कराना जो है वो बहुत ज़रूरी अमर है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर हम इलेक्शन वक्त पे नहीं कराते तो फिर हमारे पास कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न होना चाहिए कि क्यों हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, अगेन कमिंग बैक, एक परसेप्शन ये भी है इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ कि जो नवंबर की बात की जाती है वो ये कि एक तो वहाँ पे तब्दीली आ जाएगी, सितंबर में तब्दीली आ जाएगी, फिर जो पलड़े बराबर करने की बात आती है अगेन सितंबर का, क्योंकि एक रेस्क्यू जो है वो कहते हैं परसेप्शन बिल्ड हो रही है सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू ये के लिए। पलड़े बराबर करने की बात जो है, मैं समझता हूँ कि आप मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के रेफरेंस से कर रही हैं। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात की, उनका मेरा ख्याल था कि एक बराबरी का मैदान हर एक के लिए जो इलेक्शन लड़े उसके लिए जो है ना जी, वो इवन प्लेइंग फील्ड जो आप कहते हैं जिसको, तो इसमें पलड़े बराबर करने का मकसद सिर्फ ये होता है, और मैं कहता हूँ ये होने चाहिए, ये ना हो कि कोई एक फेवरेट हो और कोई एक डिसफेवरेट हो। तो जिस वक्त आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करने हैं फिर तो पलड़े बराबर होंगे, मतलब दोनों के लिए बराबर के आपने मौके देने हैं, एक जैसा सलूक होना चाहिए हर एक से। अगर इमरान खान सियासत में है और वो आते हैं इलेक्शन में, तो अगर उनका पलड़ा जो है वो आप ऊंचा कर देते हैं या नीचे कर जाते हैं तो वो भी जायज़ नहीं है। इमरान खान साहब आपको मिलिट्री कोर्ट में सजा पाते हुए नजर आ रहे हैं? डॉक्टर मारिया, अगर आप पूछें और मैं इसका जवाब दूं, जो पता नहीं मुझे देना चाहिए नहीं, लेकिन ये है कि ये जुर्म इतना बड़ा सरजद हुआ है जिसको हज़म करना बहुत मुश्किल है। अटैक करना अपने ही मुल्क पर और एक तबाही और बर्बादी की बात करना, अब ये डिपेंड करता है कि ये इस्तगासा जो है वो कैसे साबित करता है, उनके पास सबूत क्या है। लेकिन ट्राई होते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह जो फॉर्मेशन कमांडर्स में उसके बाद प्रेस रिलीज आई, आप कॉन्क्रीट एविडेंस की बात कर रहे हैं, आप यूर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर तो ये साबित होता है कि जो उन्होंने इंस्टिगेट किया है और उन्होंने ये प्लान किया है, उन्होंने इस पे पार्ट प्ले किया है कोई, तो फिर तो जो कानून है वो तो सबके लिए बराबर है ना। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, मैं उसी पे तकिया करूंगा कि जो मेरे सामने आएगी, लेकिन मैं तो एक असूली बात बता रहा हूँ कि जुर्म, ये तो खुद इमरान खान कहा करते थे कि ये तो नहीं है ना कि गरीब आदमी जुर्म करे तो उसको पकड़ लो, और अगर कोई वो इलीट करे तो वो बाहर फिरता रहे। ये तो उनके अल्फाज थे जो रोज़ वो असेंबली में आके कहा करते थे कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और पाकिस्तान एक दो नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल एनालिसिस राजा परवेज अशरफ साहब का, आपको इमरान खान साहब अगली असेंबली में नज़र आ रहे हैं? मैं तो उनकी पार्टी को देख रहा हूँ, वो नज़र आ रहे हैं सर। मैं देख रहा हूँ कि मुझे पीटीआई तो नज़र नहीं आ रही, इमरान खान कोई और। मुझे इमरान खान को अगर वो इस केस से बच जाते हैं तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो फिर वो नज़र आ भी सकते हैं और नज़र नहीं भी आ सकते, लेकिन मैंने इतनी जल्दी कोई पार्टी फिजल आउट होती हुई आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। असल में यह है कि ये मुख्तलिफ पार्टियों का ही मजमूआ था,
कई पार्टियों के भगोड़े थे वहाँ पर, अब आपके पास काफी लोग जो गए थे वो वापस भी आ रहे हैं, लेना बहुत आ चाहिए रहे आपको, हैं, लेना बहुत चाहिए आ रहे वापस, हैं। वापस और लेना चाहिए। बिल्कुल पार्टी, हमने भी अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, क्योंकि सियासत में दरवाजे बंद तो नहीं किए जाते। हम अपने ज़्यादा हमारे वर्कर्स जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं वापस, हम उनको बड़ी खुशदिली से कबूल कर रहे हैं। उनको रियलाइजेशन हो गया है, उन्होंने एक कंपेरेटिव स्टडी कर ली है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकला, और जो हम सियासत करते थे, जो हम सियासत सिखाते थे, उसका जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी थी, लोगों के लिए अच्छी थी, अवामी खिदमत थी, लोगों से मिलना था, उनसे उनके दुख सुख बांटने थे। इस सियासत को छोड़कर हम गाली गलोच पर चले गए, हमने अफरा तफरी फैला दी, हमने एक दूसरे का अदब अदाब ख़त्म कर दिया। पॉलिटिकल लीडर्स छोड़ के गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे जाके, आपके खिलाफ भी बहुत सारे लोग, सर फहरिस्त फवाद चौधरी साहब जैसे लोग हैं, वापस आएंगे वो? अगर आप आना चाहें आप लेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप अगर मुझे पूछें तो मुझे ये अंदाज़ सियासत बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप चढ़ते सूरज को सलाम, आप बस वो हर वक्त सिटिंग ऑन दी वॉल पॉलिसी रखें कि किधर जंप करना है, लेफ्ट पे करना है या राइट पे। ये तो आपकी पर्सनल होगी, लेकिन आपको लगता है पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी? हाँ, पार्टियां एक्सेप्ट करती हैं, पार्टियों की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, सियासी हालात होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, और मैंने असेंबली में ये एक बात की थी, जो मैंने ये कहा था कि देखो किसी बंदे ने कोई बात की, तो मैंने कहा भाई आप मुझसे क्या सवाल करते हैं, आपने 3 इलेक्शन लड़े हैं और तीनों आपने मुख्तलिफ निशानों पे लगे हैं, आपके निशान मैंने 40 साल पहले जो इलेक्शन लड़ा था, आज मेरा बेटा भी उसी साइन पे, तीर पे लड़ रहा है। तो हम लोग तो कुछ और टाइप के लोग हैं। अब शायद वो सियासत ख़त्म होती जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत यही है इस्तेकाम की और नज़रिए की, और अपने पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आजकल नज़रिया कहीं नज़र आता है, लोग नज़र ज़्यादा आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राजा परवेज़ अशरफ साहब से बातें जो हैं वो हो रही हैं। राजा साहब ये बताइए कि अगले सेटअप की बात हो रही है, तो आपका प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा अगले सेटअप पे? ये तो मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है, और इसके फैसला तो वक्त के ऊपर, जैसे जब आपको पता चले। दुबई में नहीं हुआ कोई? नहीं, मेरे इल्म में नहीं, वो मेरे ख्याल तरदीद आ चुकी थी, वो ऐसी कोई बात नहीं। मुलाकात तो सियासतदानों की होती है, बेशुमार हमारे मुल्क के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि सीनियर लीडरशिप को बैठ के डिस्कस करना एक बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। लेकिन आइंदा क्या होगा गॉड नोस, अल्लाह के पता है सिर्फ। लेकिन अगली पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट नजर आती है आपको, या किसी एक के पास इतनी? वैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा निज़ाम है 342 सीटों का, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि कुछ पोलराइजेशन भी है मुल्क में, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो यकीनन मैं भी इसको एक हंग पार्लियामेंट ही देख रहा हूँ, जिसमें कोई पार्टी मुझे 2/3 की बात अगर करते हैं तो कोई भी लेती हुई नज़र नहीं आती जी। तो फिर इसका मतलब आप और पीपल्स पार्टी, आप और PMLN डिसाइसिव पोजीशंस में होंगे, क्योंकि आपने कहा PTI आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, अभी इतनी उनके पास, इस्तेकाम पाकिस्तान के पास इतने कैंडिडेट्स नहीं हैं कि वो कोई इतना अपना कर सकें, रोल अदा कर सकें, तो इसका मतलब आप दोनों पार्टीज ही होंगे? जी, मुझे ऐसे ही नज़र आता है। अच्छा ये बताइए, आपने इसमें जो दुबई में मीटिंग्स हुई उसमें ये तो डिसाइड हुआ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, इन चीज़ों पे हमने जो है वो एक दूसरे को टफ टाइम नहीं देना, चाहे जिसकी भी हुकूमत आए अगले 15 साल के लिए। अब इस वक्त जो मईशत का हाल है, जिस तरह आम आदमी पिस चुका है, ठीक है थोड़ी सी नीचे आई है, इन्फ्लेशन नीचे आई है, लेकिन अभी भी बहुत हाई है, डबल डिजिट्स में अभी भी है। इलेक्शन में जब जाएंगे तो ये किस तरह एक दूसरे को आप जो है वो बरी ज़िम्मा कर सकेंगे? वो तो आना ही है किसी का। वैसे आपस की बताऊं कि ये जो तबाही हुई है ना, इसके जिम्मेदार ये लोग तो नहीं है, मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा, ये जो साल से, जिनके पास साल से हुकूमत है, ये तो 4 साल से चल रहा है ना मामला।
लेकिन अब तो आपको जो है वो नहीं आपको लोग ये समझते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लोग नहीं समझ, लोगों को अब समझाना है, लोगों को पता है इस बात का कि वो कहाँ छोड़कर गए थे मुल्क को, IMF के साथ क्या वो शराइत का जो थी उनका क्या वो हुलिया बगाड़ कर गए थे। वो तो उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स को फोन करके कह रहा है कि तुम लिखो IMF को इनको कर्जा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस नहीं मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये नैरेटिव प्रोपेगेट नहीं कर सके। नहीं मैं एज ए स्पीकर बता रहा हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या है। वो तो चाह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। बात से एग्री करती हूं, बट आई होल्ड देम रिस्पांसिबल फॉर ऑल द इविल्स, आई होल्ड देम रिस्पांसिबल। फाइन, बट अवाम में ये आप नैरेटिव प्रोपेगेट नहीं कर सके। और अगर नहीं मैं आपको बताऊं, बिल्कुल अवाम को पता है, मैं तो सारा दिन अवाम में होता हूँ। आज भी मेरे को 700-800 बंदा मिलकर गया पूरे पंजाब से। मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत है कि अवाम अब बहुत माशाल्लाह उनको शऊर आ गया है, वो बड़े अच्छे एनालिसिस करते हैं। अवाम में इस वक्त ये तासुर है कि खा जुडिशरी हो या पार्लियामेंट हो, यहाँ जो कानून साजी या जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप देखें केसेस इतने पुराने बैकलॉग्स हैं, लेकिन जो साइल जाके मिल लेता है चीफ जस्टिस को तो अगले दिन उसका केस लग जाता है। लाइकवाइज पार्लियामेंट भी अपने लिए एलीट के लिए कानून साजी करती है, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं। बड़ी शोर गुस्सा आया तो जो सेनेट चेयरमैन वाला था मामला वो रिवर्स हुआ, मरात जो है वो बढ़ रही थी सारे सेनेटर्स की। सो हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ये अपनी, मैं आपको बताऊं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको वो आंसरेबल हैं। और जहाँ तक अवाम का तल्लक है, मैं आपको बताऊं कि मुझे अवाम की शऊर पर बहुत भरोसा है। मैं देखता हूं कि जो कलेक्टिव विजडम होता है ना, वो फैसला बिल्कुल ठीक आता है। अगर हम उसके फैसले के रास्ते में ना खड़े हो जाओ, आप अवाम पर छोड़ दें फैसला, अवाम आपको बिल्कुल सही फैसला करके रख देंगे कि कौन इसका जिसकी हक में फैसला देंगे वो बिल्कुल ठीक देगा। लेकिन अगर आप उसको टेक्निकली या मैकेनिकली या किसी और तरीके से मैनूवर करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो अवामी फैसला नहीं रहता है। तो आप हमें अवाम पर भरोसा करना है, अवाम पे भरोसा करना है। लेकिन क्या अवाम को हमारे इदारे, खा आपका इदारा हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट डिलीवर कर रहे हैं अवाम को? देखो मैं आपको बताऊं, मैं अपने अदारे की बात करता हूँ। हमारे अदारे ने तो कानून साजी करनी होती है, ओवरसाइट होती है हमारी, वो हम बिल्कुल ठीक करते हैं। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो हर जगह पर है। और हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या जो हो, जिसके जो भी हमारा टूल है उसके ज़रिए हम ओवरसाइट करते हैं और बिल्कुल ठीक हो रही है। बजट पास करना होता है, बड़ी मेहनत से बड़ी हम लोग करते हैं उसको। उसके बाद कई दफ़ा हम लोग सुओ मोटो भी लेते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं उनको हम आके डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। अवामी मसाइल को ही हम सुबह से लेकर शाम तक लिए बैठे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं मारिया, ये एक फैशन भी हो गया है हमारी सोसाइटी में कि हम चाहते हैं अभी भाई उनको, मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि यार देखो कि पार्लियामान को आप बताइए कि हम क्या करें। मैंने अभी आपको बताऊं कि पार्लियामान और आवाम के दरमियान एक आमांगी के लिए जो इकदाम किए आपके सामने हैं। अभी हमने टॉडलर्स के लिए समर वेकेशन में हमने बाकायदा एक स्कूलिंग शुरू की हुई है जो हमारे पार्लियामान में आते हैं। 80 के करीब बच्चे हैं, 300 के करीब हमारे पास इंटर्नशिप हैं जिनको हम कमेटीज़ में बैठाते हैं, कानून साजी कैसे करते हैं, पार्लियामान क्या होती है। जी जुडिशरी डिलीवर कर रही है। देखिए जुडिशरी का मुझे अफसोस ये है कि इस वक्त तो जुडिशरी का जो उनके अंदरूनी रिफ्ट सामने आई है ये अफसोसनाक है और उससे वो अदारे में उसकी तौकीर में कमी आने का एक अंदेशा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जुडिशरी भी हमारी जो है ना वो हम सब के लिए काबिल एहतराम है और वो ज़माने भर के ठुकराए हुए लोग जाकर उनके पास गिरते हैं इंसाफ के लिए, वहाँ से वो इंसाफ की तवक्को रखते हैं। सितंबर में तब्दीली आएगी जी, जो सितंबर में तब्दीली आएगी उसके बाद आपको तर्ज अमल में वहाँ पे कोई तब्दीली नज़र आ रही है? अगले मुझे नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं ये किसी के ये बिल्कुल मुझे आई मेट हिम ओनली वंस बट मेरा उनके बारे में रहा है कि इज ए टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन। बिल्कुल सबको साथ लेके चलेंगे मैं समझता हूँ कि लेकिन वो आइन से इधर उधर नहीं होंगे। दिस इज माई असेसमेंट अबाउट द जेंटलमैन। लेकिन राजा साहब क्या आप ये नहीं समझते कि जो जुडिशल एक्टिविज्म हुई जो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से शुरू हुई और सारा, और उसके बाद ये इतना बड़ा उन्होंने नुकसान कर दिया, रिको डिक वाला मसला है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, डैम फंड वाला एक और चीफ जस्टिस साहब का हो गया। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो जो इस मनसब पे आएगा वो समझेगा कि मैं तो अकाउंटेबल ही नहीं हूँ, जो मर्जी करता रहे,
क्या ये हमारा नहीं, कसूर है बिल्कुल एज अ बिल्कुल नेशन की बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं? मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो बराबर होनी चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल 100% ही होनी चाहिए। देखे ना, जज भी हमारे में से है ना जी, तो क्यों नहीं हो ये रही? कोई आसमानी क्या मखलूक क्या तो नहीं है। इम्पेडिमेंट है? क्या इम्पेडिमेंट है, क्यों नहीं हो रही? देखिए बस मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताऊं कि अगर पार्लियामान इस दफ़ा पहली दफ़ा पार्लियामान को भी ये एहसास हुआ है कि ये गलत बात हो रही है। पार्लियामान एक कानून बनाती है जो अभी तक फाइनलिटी नहीं उसको मिलती, तो उसको आप रोक लेते हैं। तो हम फिर ये फिर उम्मीद क्या होगा? रखें फिर कि इस मुल्क में अगला आप अगला जो नहीं, 23 वाली आएगी फर्ज उसमें करें कि अगर आपने पार्लियामान और जुडिशरी को टकरा दिया आपस में, पार्लियामान या किसी और कौमी अदारे को जो टकरा ये दिया, वीडियो जो ऑडियोज आ रही हैं सर, जो ऑडियोज लेकिन आ रही हैं मुख्तलिफ जजेस की, उनकी फैमिलीज की, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में अकाउंटेबिलिटी कोई होगी? मैं कहता हूँ जी कि मैं समझता हूँ सबसे पहले तो जो सारी दुनिया की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, इंसाफ मारी कर, वो आप खुद क्यों नहीं करते अपनी अकाउंटेबिलिटी? वो तो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर ये लोग कहते हैं ना फिर कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी तो कर नहीं रहे तो हमारे पीछे क्यों लठ लेकर लगे हुए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नजरें तो सारी आपकी तरफ जाती हैं फिर। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को अब अपना वक़ार जो है, आप उसने देखा होगा, आपने पार्लियामान ने अपना एक निज़ाम वज़ा किया है और पार्लियामान को जो है वो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बातें मैंने अभी भी आपसे बहुत करनी थी, लेकिन प्रोड्यूसर साहब जो है इशारा कर रहे हैं, टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का। तो इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू राज साहब एंड डॉक्टर मारिया, थैंक आपका यू। बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छे आपसे बातें हुई और मैं समझता हूँ कि हम सब ने मिल के, और मैं मीडिया से स्पेशल गुजारिश करूँगा और आप जैसे बहुत जो कि नफीस और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इस मीडिया में, कि हमने अब किसी तरीके से हमने जोड़ना शुरू करना है। तकसीम तो हमने बहुत कर ली है, उससे बहुत नुकसान हो गया है। बिल्कुल। On that note, we'll end today's program. Thank you for watching. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.